नमस्कार दोस्तों, द 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। तो आज हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए फिर हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बताओ जल्दी। तो भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है ये? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो चलें, तो हम थोड़ा सा इसमें से फैक्ट जानेंगे। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में जो मतलब जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जब ये मूल संविधान हमारा बनके जब तैयार हुआ था, यानी कि जब लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो वहीं अब वर्तमान की बात करें, वर्तमान में संविधान संशोधन द्वारा वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 470 प्लस अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, वर्तमान में क्या है? 12 अनुसूचियां, 25 भाग, 470 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक, तो संविधान में अनेक देशों का सर्वोत्तम प्रावधानों को शामिल किया गया है। मतलब जो अनेक देश के जो प्रावधान है, जहाँ वहाँ के संविधान है जो, तो उनके जो मतलब सबसे बेस्ट प्रावधान थे, वो हमारी संविधान सभा द्वारा वो लिया गया था। ठीक है, तो अब भारत की विशाल जनसंख्या, विविध संस्कृति और संघीय व्यवस्था के कारण संविधान विस्तृत बनाया गया है। देखो, भारतीय संविधान में जैसे अमेरिका के संविधान में है, उसमें बस हल्का दिया गया, उसका विस्तृत रूप नहीं दिया गया। और वैसे हमारे भारत में देखो, जैसे संघ के लिए अलग से प्रावधान है, राज्य के लिए अलग से हैं, पंचायती राज के लिए अलग से हैं, नगर पालिकाओं के लिए अलग से हैं, न्यायपालिका के लिए अलग से। उसमें मतलब सब कुछ हमारी भारत के संविधान में सब चीज के लिए अलग प्रावधान का उल्लेख संविधान में लिखा गया है। इसलिए हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान बताओ कहाँ का है? भारत का। कहाँ का है? भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान बोले तो अमेरिका का। ठीक, सबसे पुराना लिखित संविधान तो ये भी यूएसए का। सबसे पुराना अलिखित संविधान बोले तो ये ब्रिटेन का है। कहाँ का है? ब्रिटेन का। ठीक, यूएस का है ये। चले आगे। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है। ठीक, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। आगे चलें। और अलिखित संविधान कहाँ का है? तो ये अलिखित संविधान कहाँ का है? तो यूके का। यहाँ लिखित संविधान नहीं, यहाँ संसद ही सर्वोच्च है। ठीक, चलें आगे। अब आगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार का शासन प्रणाली अपनाई गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक, कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक, आगे चलें। जैसे अमेरिका में पूछे तो ये राष्ट्रपति, अमेरिका में, यूएसए में। ठीक, आगे चलें। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक, इसको जानते हैं। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। भारत ने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। मतलब जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख है, बस। ठीक, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यानी मतलब देखो, सारा कार्य तो राष्ट्रपति के नाम पे होगा, लेकिन कार्य करेगा कौन? तो ये प्रधानमंत्री संपूर्ण कार्य करता है। ठीक, अगला अगला देखो पॉइंट, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक,
कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होती है। कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होता है। देखो जैसे ये हो गया, देखो ये हो गई कार्यपालिका, ठीक। ये विधायिका हो गई, देखो ये गोला बड़ा गोला विधायिका हो गई। तो इसके अंदर ये हो गई कार्यपालिका, यानी जैसे जैसे 543 सांसद है ना वर्तमान में, तो ये हो गई पूरी विधायिका। इसमें जो कैबिनेट मंत्री वाले हो गए वो हो गए वो हो गए कार्यपालिका, और ये पूरा हो गया विधायिका, और ये हो गई न्यायपालिका, ठीक। आगे चले, मतलब ऐसे समझोगे तो ये मतलब लॉन्ग टाइम याद रहेगा जैसे, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। संघीय विशेषता की क्या विशेषता है? तो भारतीय संविधान में संघीय क्या है? संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव, यानी जैसे अभी है संघीय व्यवस्था, मतलब देखो जैसे क्या है कि जैसे मान लो क्या बोलते हैं अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है, वहां पे एकात्मक व्यवस्था है, और यही उसमें है संसदीय व्यवस्था। संसद मतलब संसद सर्वोच्च है, ठीक है। तो हमारी क्या है, संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव है, ठीक। अगला चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें हैं, बताया अभी ना। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर की सरकारें, इसलिए हमारा संविधान भी मतलब बड़ा हो गया है। शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में, देखो शक्तियों का विभाजन जो है किस अनुसूची में है? शक्तियों का विभाजन ये 7वीं अनुसूची में है, ठीक। और 7वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, मतलब 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3। कितनी सूचियां हैं? 3। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं, ठीक। मतलब केंद्र राज्य एवं समवर्ती सूची, केंद्र राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान, जैसे अभी बताया। आपातकाल के समय संविधान एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, मतलब जैसे जब आपातकाल लगता है तो हमारा संविधान मतलब जैसे फिर संसद सर्वोच्च नहीं, फिर संसद ही सर्वोच्च। जैसे अभी मतलब सबके अलग अलग सरकारें हैं, राज्य की अलग चल रही हैं, केंद्र के, तो तब सिर्फ संघ ही सर्वोच्च हो जाएगा अगर आपातकाल लगेगा तब, ठीक। इसी कारण से भारत को अर्धसंघीय भी कहा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। भारतीय संशोधन प्रक्रिया कैसी है? भारत की संशोधन प्रक्रिया कैसी है? तो भारत की संशोधन प्रक्रिया क्या है? कठोर एवं लचीली दोनों। मतलब इसमें संविधान संशोधन कुछ भी कर सकते हैं और लचीला भी है। और कठोर इसलिए है क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक। अगला देखो पॉइंट, भारतीय संविधान ना पूर्ण कठोर है और ना पूर्ण लचीला है, यानी वही वो कठोरता के साथ लचीलापन भी है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं और कुछ विशेष बहुमत में, और कुछ संशोधन में विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन भी अनिवार्य होता है, ठीक। कुछ विशेष बहुमत से किए जाते हैं, कुछ संशोधन के लिए आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता व्यवस्था है? तो भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। मतलब केंद्र की, जैसे दोहरी नागरिकता का मतलब है कि केंद्र की अलग होगी नागरिकता, राज्य की अलग होगी। लेकिन क्या हमारे भारत देश में ऐसे है? जैसे मान लो हम भारत के नागरिक हैं, देखो तो क्या हमारी यूपी की नागरिकता है? नहीं है, इसलिए भारत में एकल नागरिकता है। अब देखो पॉइंट समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। प्रत्येक भारतीय केवल भारत का नागरिक होता है। प्रत्येक भारतीय केवल भारत का नागरिक होता है। राज्य को की अलग नागरिकता नहीं होती, राज्य की अलग नागरिकता नहीं होती। यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। अब जब भाई तुम सिर्फ भारत के नागरिक हो तो इसमें कोई विवाद की जगह ही उत्पन्न नहीं होती कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम केरल के नागरिक हैं, ऐसे करके मतलब अहम वाला भाव नहीं आएगा। सभी सभी नागरिक बोलेंगे हम भारत के नागरिक हैं। यह विशेषता ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है, ठीक।
अब देखो, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ये नागरिक के अधिकारों की रक्षा करती है? अब देखो, ये क्या होगा? स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। अब ये क्यों है? देखो, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत अगर हमारे मूल अधिकारों पर कोई पाबंदियां कोई लगाता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारे हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक, देखो आगे, भारत का स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। भारत में स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। अब देखो, जुडिशियल रिव्यू, ये एक पॉइंट है। जुडिशियल रिव्यू ये कहाँ से लिया गया, मतलब इसका विचार कहाँ से लिया? तो ये अमेरिका से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू अब कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अब आगे देखो, मौलिक अधिकार की रक्षा न्यायपालिका करती है। ठीक, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका कार्यपालिका, देखो अभी अभी बताया था ना कि ये हो गई विधायिका, ये हो गई कार्यपालिका और ये हो गई न्यायपालिका है। तीन गोलों के माध्यम से, मतलब अगर कहीं पर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका आती है तो ये तीन गोला आप समझ के रखना। ठीक, चलिए आगे देखो। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस भाग में दिया है? भाग 3 में मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है? भाग 4 में क्या है बताओ? भाग 4 में डीपीएसपी है। भाग 4 में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। भाग 5 में क्या है? संघ। ठीक, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। अब किस किस आर्टिकल में है? आर्टिकल बोला जाए तो आर्टिकल 12 से 35 तक इसका वर्णन है। इन्हें लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये संविधान के द्वारा जो अधिकार प्राप्त हुए उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इनकी रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मौलिक अधिकार कहाँ से प्रेरित है? मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट से प्रेरित है। जो बिल ऑफ राइट किसको कहते हैं? तो अमेरिका के शुरुआती 10 संविधान संशोधन को, 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। ठीक, तो अब अगले देखो, भारतीय संविधान में राज्य के डीपीएसपी तत्व किस भाग में वर्णित है? तो डीपीएसपी भी बताया किसमें है? भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। ठीक, और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में फंडामेंटल राइट। भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी। और भाग 5 में क्या है? संघ। ठीक, आगे चलें। भारत में डीपीएसपी भाग 4 में वर्णित है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ये न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनका उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? भारत में लोकतंत्र, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, आगे चलें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य बता किसमें है? भाग 4A में है। ठीक, मौलिक कर्तव्य भाग किसमें है? भाग 4A में। भाग 3 बताया फंडामेंटल राइट। भाग 3 में फंडामेंटल राइट, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 5 में संघ। ठीक, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं। इनका उल्लेख आर्टिकल 51A में है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। ठीक, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और जोड़ा गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने वाली संविधान की विशेषता क्या है? देखो, धर्मनिरपेक्ष, देखो जैसे प्रस्तावना में बताया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो भारत का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को सम्मान करेगा और राज्य का अपना धर्म कोई नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
आगे बढ़े। देखो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसमें राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक। भारतीय संविधान भारतीय संविधान भारत को किस प्रकार के राज्य घोषित करता है? भारतीय संविधान भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक। भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। राष्ट्रपति निर्वाचन अध्यक्ष होता है। किसी भी पद पर वंशानुगत अधिकार नहीं है। मतलब जैसे राष्ट्रपति है, ऐसे ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन का राष्ट्रपति जो है वंशानुगत है। अब लेकिन भारत में कोई भी वंशानुगत नहीं है। वो प्रत्येक पद जो भारत के संविधान में उल्लेखनीय है या जितने भारत संविधान में बना है, वो किसी के वंशानुगत नहीं है। वो सब चुन के आएंगे या उनकी नियुक्ति होगी। इसलिए जनता ही सर्वोच्च शक्ति का स्रोत है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है? तो किस आयु का? 18 वर्ष। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष किया गया। लेकिन पहले कितना था? पहले 21 वर्ष था। ठीक। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है। यह व्यवस्था 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988 द्वारा लागू की गई। इससे पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी। इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। बिना जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया गया है। ठीक। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कौन करता है? भारतीय संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। इसमें पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। संविधान का अंतिम व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सकती है। नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। ठीक। आगे चलें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं। इनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये नागरिकों की स्वतंत्र और समानता की रक्षा करते हैं। ये इनका उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय जा सकते हैं, सीधे न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। किस संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका वर्णन भाग 4 के 36 से 51 में दिया गया है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। सरकार के लिए नीति निर्माण में मार्गदर्शक होती हैं। देखो, जैसे आप कहो कि डीपीएसपी में ये दिया गया है, इसको लागू करने के लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये कोर्ट में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसका मामला कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। इन्हें भाग 4 में रखा गया है। इनका उल्लेख 51A में है। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक।
भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? बताओ जल्दी। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसको क्या है? तो जर्मनी या वाइमर का संविधान। ठीक, अगले चले। भारतीय संविधान आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राज्य आपातकाल 356 में है, वित्तीय आपातकाल 360 में है। तो समझे, देखो पहले राष्ट्र लगेगा 352 में, राज्य आपातकाल 356 में, वित्त आपातकाल 360 में। ठीक, आगे चलें। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल किस में? आर्टिकल 368 में। 32 में क्या है? रिट जारी, संविधान द्वारा डायरेक्ट मतलब मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। 356 में क्या है? 356 में क्या है? राज्य आपातकाल। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। संविधान संशोधन का प्रावधान निम्नलिखित में से 368 में है। संविधान संशोधन का प्रावधान आर्टिकल 368 में है। संविधान की प्रक्रिया संसद द्वारा पूरी की जाती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद द्वारा पूरी की जाती है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, कुछ विशेष बहुमत से होते हैं। कुछ संशोधन के लिए राज्यों की आधी विधानसभा स्वीकृति भी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं ये है जो, तो भारतीय संविधान की लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाता है। कौन सी संस्थाएं हैं? स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं। जैसे स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये सब हो गए। ये सब लोकतंत्र को निष्पक्ष बनाए रखने में सहायता करती हैं। तो इसके महत्वपूर्ण टॉपिक जानते हैं। भारतीय संविधान में कई स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का प्रावधान है। ये संस्थाएं निष्पक्ष एवं पारदर्शी शासन सुनिश्चित करती हैं। प्रमुख संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, सीएजी, ये संस्थाएं संविधान के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत और निष्पक्ष बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब थैंक्स फॉर वॉचिंग संविधान के। ठीक है, अब डे 4 में आपको क्या क्लास है? संविधान के महत्वपूर्ण सोर्स के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को सीखा। उम्मीद है यह क्लास आपको परीक्षा में तैयारी को मजबूत बनाएगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही रोजाना 10 मिनट में कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एग्जाम में 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में डे 4 एक नए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जहां रहे एकदम मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।